अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, प्रॉपर्टी कचहरी के आज के एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वामिक बिन गुलजार। हम दिन ब दिन कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी कचहरी के शो को दिन ब दिन बेहतर किया जा सके और हम लोग इसमें मज़ीद इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं। और अगर आप लोगों की तरफ से कोई भी सजेशन है कि हम लोग प्रॉपर्टी कचहरी को मज़ीद किस तरह बेहतर करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन दे सकते हैं और हमें डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं। हम आपकी सजेशन पर ज़रूर इंशाल्लाह फोकस करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे आपकी सजेशन के ऊपर अमल दरामद किया जा सके। और हम लोग अपनी तरफ से भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी कचहरी के सेगमेंट को मज़ीद बेहतर किया जाए और इंशाल्लाह इसमें नेक्स्ट इंक्लूडिंग कोई हम लोग सेगमेंट्स भी और लेके आएंगे जिससे इसको हम लोग और इंटरेस्टिंग और आप लोगों के लिए देखने के काबिल मज़ीद बना सकते हैं। तो आज ही प्रॉपर्टी कचहरी के शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हमारी ऑडियंस मौजूद है, एज़ वेल हमारे साथ हमारे प्रॉपर्टी एडवाइज़र साकिब मिन्हाज लेला साहब भी मौजूद हैं। सर को भी वेलकम करेंगे, अपनी ऑडियंस को वेलकम करेंगे। वेलकम सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ यार मामिक को बात तो तुमने सही की, हम प्रॉपर्टी कचहरी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते से आपको भी ऑडियंस इफेक्ट जो है ना फ़र्क नज़र आ जाएगा। हम जितनी भी चीज़ें आपको इरिटेट करती हैं उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमारा होस्ट साहब, इनको भी हम कोशिश करेंगे वे जल्द से जल्द इस शो से निकाल दें ताकि आपको ये अपनी बद शक्ल से आपको इरिटेट ना करें। तो इंशाल्लाह हमें एक मौका ज़रूर दें, हम आपको नाराज़ नहीं करेंगे। तो ऑडियंस आप तारफ़ करा चुके होंगे हमारे होस्ट साहब। एज यूजुअल हमारे कचहरी का सबसे जो गंदा पार्ट है आज आपने देख लिया। सबसे पहले हाजिर होते थे हमारे होस्ट साहब। इन्होंने तो हमेशा हमें तंग ही किया, ऐसा ही थे कि बहुत ज़्यादा तंग करा यार। तंग में तंग की तुम्हें भी बहुत ज़्यादा तंग की था। ऑडियंस और मन तंग करेंदा है, तंग तो साकी आज तक कोई नहीं। मैं व्यूवर्स इनको छोड़ें, ये फजूल आपको पता है लंबी करता रहेगा। मेरे बगैर प्रॉपर्टी कचहरी कहाँ देखना कहाँ पसंद करेंगे आप लोग। तो इंशाल्लाह हम लोग इसको मज़ीद फर्दर बेहतर करेंगे। हमारे साथ मैंने आपको बताया हमारे प्रॉपर्टी एडवाइज़र साकिब मिन्हाज लेला साहब मौजूद हैं, तो उनसे हम लोग वही सवाल जवाब भी करेंगे। एंड जिस तरह हम लोगों ने लास्ट एक सेगमेंट इंट्रोड्यूस करवाया था आस्क प्रॉपर्टी विद ESM, उसको भी हम लोग इंशाल्लाह इस प्रॉपर्टी कचहरी के सेगमेंट में भी इंक्लूड करेंगे। तो सर से आज का पहला सवाल मैं ही कर लेता हूँ। तो सर आज का पहला सवाल मैं हाउसिंग स्कीम पे ही आपने बताया था उसी के रिलेटेड करना चाहूँगा कि हाउसिंग स्कीम्स जो होती हैं वो कितने किस्म की होती हैं, मतलब हाउसिंग स्कीम कितने किस्म की होती है हमारी। सर थोड़ा इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा आप बता दें। जी सबसे पहले तो वामिक मैं अपने नाज़रीन से ये कहना चाहूँगा कि ये प्रॉपर्टी कचहरी शो जो हम आपके लिए लेके आए हैं ये एक फैमिली कॉमेडी शो है जिसके अंदर हम एक तो एंटरटेनमेंट जितनी हमसे हो सकती है और दूसरा जो है वो प्रॉपर्टी की आगाही आपको फराहम करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आए, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई सजेशन है तो कमेंट्स सेक्शन में हमें सजेस्ट करें, इनबॉक्स करें ताकि इसमें हम मज़ीद बेहतरी लेके आएँ। आगे हमने कुछ प्लान किया कि इसको थोड़ी सी चेंजिंग लेके आनी है, तो मज़ीद आपकी भी कोई सजेशन है तो वो भी आप बता सकते हैं। जो सवाल अभी वामिक ने ये किया है कि हाउसिंग स्कीम या हाउसिंग सोसाइटीज़ कितनी किस्म की होती हैं। बेसिकली हाउसिंग सोसाइटीज़ दो किस्म की होती हैं। इसके अंदर एक हमारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होती है और एक प्राइवेट या बिल्डर भी उसको कहते हैं, बिल्डर हाउसिंग सोसाइटी। अगर हम कोऑपरेटिव को देखें तो कोऑपरेटिव बेसिकली एक कम्युनिटी जो है ना जिसमें कम से कम 250-300 बंदा मिल के अपने बलबोते पे एक सोसाइटी बना रहा होता है और वो कम्युनिटी सोसाइटी बनाती है, उसमें आबाद होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बिल्डर्स ने इसका प्रोसीजर चेंज कर दिया है। एक ओनर बन जाता है, वो सोसाइटी लॉन्च करता है कोऑपरेटिव और बुकिंग्स हो रही होती हैं। हालांकि बुकिंग का तो इसमें कंसेप्ट ही नहीं होता कोऑपरेटिव में। एक कम्युनिटी ने स्पेसिफिकली मिल के बनानी है। जैसे अभी कराची के अंदर मेमन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है या कोई जोखियो कम्युनिटी मिल जाए, पलारी मिल जाए, आपस में मिल के वो एक सोसाइटी बनाते हैं जिसको कोऑपरेटिव कहा जाता है। लेकिन अब थोड़ा सा बिल्डर माफिया ने इसको चेंज किया हुआ है। कोई एक बंदा उठता है, सोसाइटी बना देता है किसी भी नाम से कोऑपरेटिव, फिर बुकिंग शुरू होती हैं, बुकिंग्स हो रही होती हैं, सारे मामलात हो रहे होते हैं, तो ये हो जाती है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का ना कभी भी कोई एक ओनर नहीं होता। इसमें हर 2 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं और पूरी जनरल बॉडी जिसमें प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, जनरल सेक्रेटरी होता है, इसके अलावा फाइनेंस सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, मेंबर्स होते हैं, ट्रेजरर होता है, ये पूरी एक जनरल बॉडी मिली होती है। 2 साल के बाद इलेक्शन होते हैं और जो इलेक्शन जीतता है पूरी जनरल बॉडी चेंज हो जाती है, नए लोग आके बैठ जाते हैं और इस तरह एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का सिस्टम चलता रहता है। लेकिन बिल्डर सोसाइटी तो वो सिंगल वन ओनर होता है उसका, या 1-2 पार्टनर उसके होते हैं, मिल के वो एक सोसाइटी डेवलप करते हैं और चला रहे होते हैं उसको। अब इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, नफ़ा और नुकसानात, ये ज़रा डिस्कस करने ज़रूरी है कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आप
कोऑपरेटिव सोसाइटी के रेट्स कम होते हैं, जो सबसे बड़ा इसमें फ़ायदा है। रेट बड़े मुनासिब होते हैं इसमें। और अब इसका दूसरा जो है थोड़ा लीगली मजबूत होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि स्टार्ट ऑफ दैट बिल्डर सोसाइटी लीगली इतनी मजबूत नहीं होती। किसी वक्त बिल्डर डिफ़ॉल्ट कर जाता है, दिवालिया हो जाता है, लेकिन कोऑपरेटिव में ऐसा नहीं होता। अगर किसी स्टेज पे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कहीं पे थोड़ी लूज़ भी हो जाती है तो गवर्नमेंट का कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है जिसको हैंड ओवर कर लेता है, टेक ऑफ कर लेता है, उसके मामलात इंतजाम सीधे कर लेता है। अच्छा, अब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में नुकसान क्या है? नुकसान इसका सबसे बड़ा ये है कि इसकी डेवलपमेंट बहुत लेट जाती है, लेकिन बाज़ दफ़ा डेवलपमेंट लेट भी नहीं जाती। अगर तो एक कम्युनिटी खुद मिलके एक सोसाइटी बना रही है तो उसकी डेवलपमेंट नहीं लेट जाती, लेकिन अगर वो अख्तियारात किसी थर्ड पार्टी के हाथ में दिए हुए हैं, कोई बिल्डर माफिया है उसने वो लॉन्च की हुई है, तो वो डेवलपमेंट लेट कर देता है। 25-25 साल कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम की डेवलपमेंट लेट चली जाती है। बिकॉज अगर मैं जनरल बॉडी की बात करूं तो जनरल बॉडी भी वो पक्की एक काबिज होकर बैठी होती है, भले इलेक्शन हो जाए जीतना उन्होंने ही है, उनका एक होल्ड बना होता है और वो बस सिस्टम चला रहे होते हैं। अच्छा, अब हम अगर बिल्डर हाउसिंग सोसाइटी पे जाएं तो बिल्डर हाउसिंग सोसाइटी का जो है वो या प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी का फ़ायदा ये है कि इसकी डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है। अगर एक प्रोजेक्ट 5 साल का और अच्छा बिल्डर है तो वो 5 साल से पहले भी डेवलप कर के दे देता है। जैसे GFS की डेवलपमेंट ज़रा तेज़ है बाकियों की निस्बत, या बैरियर टाउन बड़ी जल्दी डेवलपमेंट इसकी हुई थी। और अगर कोई नॉर्मल बिल्डर भी है तो वो अगर 5 साल का प्रोजेक्ट है तो 7 साल में 8 साल में डेवलप करके आपको दे देता है, डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अब बिल्डर सोसाइटी का नुकसान ये है कि किसी वक्त भी बिल्डर डिफ़ॉल्ट कर सकता है, दिवालिया निकल सकता है, बिल्डर भाग सकता है। ये थोड़े से नुकसानात हैं। और दूसरा फिर बिल्डर सोसाइटी के रेट हमेशा ज़्यादा होते हैं, हाई रेट होते हैं। तो ये 2 किस्में थी, ये इनमें नफ़ा और नुकसानात थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। जी सर, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सारा खुलासा किया है सर। इसी तरह मैं आपको अगर बताता चलूँगा एक सच्ची स्टोरी हमारे असलम भाई की। तो इन्होंने भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्लॉट दिया था। असलम भाई, आपने तो हर सोसाइटी में लेते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट का इतना शौक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिया था। उस बिल्डर की उस वक्त उम्र थी 30 साल, तो उसने ना लिख के दे दिया था कि मुझे कैंसर है, तो जब मैं इंतकाल कर जाऊंगा तो मेरा पोजेसन दे दिया जाएगा इन लोगों को। इन्होंने सोचा 2-3 साल में पुग जाएगा, और अभी उस बाबे की उम्र 112 साल हो चुकी है और असलम भाई को अभी तक कब्जा नहीं मिला। ऐसा ही है ना असलम भाई? ऐसा ही है शहबाज। यार शहबाज, हाँ? ये बात तो तेरी भी ठीक है। हाँ हाँ, उस वक्त तो असलम भाई की उम्र ही पता नहीं कितनी होगी, जब बिल्डर 30 साल का था, अभी 112 साल का है। बिल्कुल ऐसा ही है। असलम भाई तो मुल्क आज़ाद होने से पहले गए हैं। असलम भाई मुल्क आज़ाद होने से नहीं, दुनिया आज़ाद होने से पहले गए। जिस टाइम वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ना ही होया तो सारी कायनात बनी है। असलम भाई उस ज़माने के अंदर पता ही नहीं लेता है, ठीक है। असलम भाई दे असर रिश्तेदार डायनासोर रहे तन के पता, बड़े गहरे तल्लुकात है डायनासोर ने। मोसोसोरस असलम भाई दे चाचे का पुत्र है। हाँ, वो असलम भाई तो डायनासोर्स को भी फिर प्लॉट गिफ्ट करते होंगे। यार रियल एस्टेट का कारोबार असलम भाई शुरू किया तन पता इस दुनिया ते नहीं, 1800 कुछ अरसा बड़ा पुराना रियल एस्टेट का कारोबार असलम भाई ने शुरू किया। रोमन जमीन असलम भाई बेची, फलस्तीन के जो यहूदियों कब्जा किया असलम भाई ने बेची है जमीन, ताकि जो कब्जा कर बड़े भी असलम भाई की देन। असलम भाई बड़ी पहुंची हस्ती, असलम भाई मुसलमान कौम दुआ देंदी है। अच्छा सर, ये बातें तो चलती रहेंगी, आप लोगों ने असलम भाई के किस्से का नाम सुन लिए होंगे। अभी बड़ा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मेरा, एफिडेविट और अलॉटमेंट लेटर, इनके अंदर फ़र्क क्या है सर? ये भी काफ़ी लोग जानना चाह रहे थे कि एफिडेविट और अलॉटमेंट लेटर के अंदर फ़र्क क्या है। अच्छा जी, एफिडेविट और अलॉटमेंट लेटर में आपने फ़र्क पूछा है। असल में जब भी कोई बंदा प्रॉपर्टी सेल परचेज कर रहा होता है तो कुछ कानूनी लवाजमात उसमें होते हैं, कुछ तहरीरी शक्ल उसको दी जाती है। तो ये अब 2 किस्म की तहरीरी शक्ल है। एक्चुअल में आप अगर कोई लोकल प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, जैसे एक ऐसा प्लॉट ख़रीद रहे हैं जो किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर नहीं आ रहा, या कोई फ्लैट ख़रीद रहे हैं, कोई बना बनाया घर ख़रीद रहे हैं जो किसी हाउसिंग सोसाइटी में नहीं आ रहा, तो उसके लिए जिसे आप ख़रीदते हैं उसके साथ एक आप स्टैम्प पेपर लिखते हैं, स्टाम्प करते हैं। जो स्टाम्प पेपर आप उसके साथ लिख रहे हैं, कर रहे हैं, तो और उसी की बेस पे फिर वो रजिस्ट्री आपकी हो रही होती है। तो ये एक एफिडेविट वाला मामला होता जाता है। लेकिन अगर आप वो ही प्लाट, घर, फ्लैट कुछ भी किसी बिल्डर से ख़रीद रहे हैं या किसी हाउसिंग सोसाइटी से ख़रीद रहे हैं, तो बिल्डर अब क्या करता है, अपने बिहाफ में आपको एक अलॉटमेंट लेटर दे देता है। अब उसके अंदर सबसे पहले तो आप डाउन पेमेंट करते हैं।
डाउन पेमेंट के बाद एक एलोकेशन चार्जेस लिखे होते हैं या अलॉटमेंट चार्जेस लिखे होते हैं, आप वो पे करते हैं। उसके बाद कंफर्मेशन चार्जेस होते हैं। जैसे ही आप ये सारी रकम पे कर देते हैं उसके बाद फिर माना किस्त और आगे के चार्जेस तो लग गए, लेकिन कंफर्मेशन तक जब आप पे करते हैं तो अपने बिहाफ पे बिल्डर आपको सोसाइटी के अंदर जो प्लाट अलॉट कर रहे हैं उस प्लाट नंबर के एक अलॉटमेंट लेटर दे देता है कि कल को जब ये सोसाइटी डेवलप होगी, क्योंकि अभी तक वो लीज वगैरह तो कुछ दे नहीं रहा, या पंजाब में है तो इंतकाल वगैरह तो हो नहीं रहा, लेकिन कल को कह रहे हैं जब ये प्रोसेस होंगे कानूनी तो आपको यही प्लाट दिया जाएगा, तो अलॉटमेंट लेटर आपको दे देता है। लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा एक ख्याल ये करना पड़ता है कि जो अलॉटमेंट लेटर बिल्डर आपको दे रहा है वो अलॉटमेंट लेटर प्रोविजनल तो नहीं है। अगर प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि कल को जो प्लाट वो आपको मतलब प्लाट नंबर 112 दे रहा है, तो कल को अगर सोसाइटी के नक्शे में कोई चेंजिंग आती है तो वो आपका प्लाट नंबर चेंज भी कर सकता है, ये राइट्स उसके पास हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था अलॉटमेंट लेटर में और एफिडेविट में। सर एफिडेविट तो बड़ा बेहतरीन एक्सप्लेन किया। तुहानू पता एफिडेविट का तो सान इतना कोई नहीं पता, तई अपनू को नहीं पता। ये हारस का डेबिट जरूर चढ़ेगा 2 लाख का, वो बारे जरा दस किवें लिया जाएगा। हाँ यार शहबाज, मैंने पहले फ्रिज भी ली थी किस्तों पे, उसके बाद बाइक निकलवाई थी CSD से, इसके अलावा मैंने चश्मा भी निकलवाया था, याद होगा आपको। हाँ। और फिर मैंने साथ में वॉशिंग मशीन भी ले ली थी, टीवी भी ले लिया था मैंने, तो यही तो डेबिट है। ये डेबिट है मतलब तू अपनी प्लाट तो अलावा जिंदगी सब कुछ तू डेबिट तो लेगा। मोटरसाइकिल का टायर होगी तू डेबिट तो दुकानदार को चाहेगा, बनी तू डाउन पेमेंट की थी इंस्टॉलमेंट हाली तेरी को नहीं चल रही, तू मतलब कोई शायद छोड़ी है तू हर चीज़ तू घर चिट्टा डेबिट दी लगाई हुई है। तेरे मतलब पाकिस्तान तक कर जाता, तेरे तो ज़्यादा चढ़ा पाया पाकिस्तान तो ऐसे ही प्लाट ही ले लेना मतलब चज लग जाता तेरा पैसा। डेबिट तो मोबाइल लेवा, मोबाइल की बैटरी भी डेबिट से चढ़ी हुई है, हर चीज़ तेरे तो हर चीज़ डेबिट चढ़ेगा बेवकूफ़ आदमी। अच्छा सर, ये लोग चलते रहेंगे। मेरे जानने वाले उन लोगों ने कल मुझसे सवाल किया था, मैं आ रहा था, उन्होंने पूछा था ये जानशीनी सर्टिफिकेट, आई थिंक सो इसको सक्सेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, ये क्या होता है सर और ये कहाँ से लिया जाता है, ये थोड़ा सा बता दें, वो असल में जानना चाह रहे थे। जी बिल्कुल, बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है। अगर किसी शख्स की वफ़ात हो जाती है, फौत होने के बाद अब उसके जो वरसान हैं उन्होंने जायदाद है या प्रॉपर्टी है आपस में बांटनी है, बंटवारा करना है, तकसीम करनी है, विरासती जो भी उनके शरई हक़ है हिस्से लेने हैं, तो वो इस तरह नहीं होते। उसके लिए एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है, तब जाके आपको वो सक्सेशन सर्टिफिकेट या जानशीनी सर्टिफिकेट एक ही बात है, सक्सेशन कह लें या जानशीनी कह लें, उर्दू में जानशीनी, इंग्लिश में सक्सेशन। अच्छा, पहले इसका तरीक़ाकार ये होता था कि इसको हसूल के लिए आपको सिविल कोर्ट से रब्ता करना पड़ता था, लेकिन सिविल कोर्ट जो है ना, अदालतों के मामलात पाकिस्तान में वैसे ही ठीक ठाक लटके होते हैं। अब आप सिविल कोर्ट से रब्ता करते थे, वहाँ पे जाके आपने एक दावा दायर करना होता था, बीच में जो आप एक वकील डाल रहे हैं उसकी भी एक मखसूस फ़ीस अदा करनी होती थी। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होते थे। सबसे पहले तो वो जो मुतवफ़ी है उसका डेथ सर्टिफिकेट आपने लेना होता था। उसके बाद जितने भी उसके शरीक वरसान हैं उनके आई डी कार्ड की कापीज़, जैसे माँ बाप, बेटी बेटा, बहन भाई, या इसके अलावा आपका कह लें बीवी, ये सारे मामलात। अच्छा, इनके आई डी कार्ड की कापी के बाद एक बयान हल्फी आपने लिखना होता था, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जमा कराते थे कोर्ट के अंदर। फिर कोर्ट की तरफ से अखबार के अंदर एक ऐड लगता था, और ऐड जो लगता है ये दोनों इंग्लिश और उर्दू दोनों अखबारों में एक ऐड जाता है। तो ये कुल जो एक प्रोसेस होता ना, तकरीबन आप कह लें 4 से 6 महीने लग जाते थे। उसके बाद सिविल कोर्ट आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसका असूल थोड़ा सा आसान कर दिया है, और इसके इख्तियारात नादरा को भी दे दिए जाते हैं। सेम डॉक्यूमेंट्स लेके आपने नादरा में जाना है, और नादरा विद इन ए फ्यू डेज़ आपको वो जारी कर देता है जानशीनी सर्टिफिकेट। अच्छा, अब इसमें बहुत दफ़ा ये भी होता है कि डिमांड किया जाता है कि सारे फैमिली मेम्बर्स जो वरसान है वो यहाँ पे आओ। तो अब इसमें हमारी जो ख़वातीन हैं उनका ज़रा आना जाना मुश्किल होता है, या बाकी भी अगर है तो हर बंदा अपने काम में मसरूफ़ होता है। उसमें से फिर एक जो शख्स है उसको चुन लिया जाता है कि यार ये सारा प्रोसेस तुम कर लो, बजाय कि पूरा ख़ानदान दौड़ता फिर रहा कोर्ट में या नादरा के ऑफिस में। तो उसके लिए फिर हर फर्द अपना अपना अलग अलग एक बयान हल्फी उनको दे देता है। अच्छा, वो एक ही स्टैम्प पेपर पे भी लिखा जा सकता है बयान हल्फी, नीचे सबके साइन अंगूठे हो जाते हैं, और चाहे तो एक अलग अलग भी लिखे जा सकते हैं। तो
सारे जो है ना उसको मतलब एक तरह की अटॉर्नी दे रहे होते हैं कि ये जो है ना हमारे ब्याह पे काम कर रहा है। जैसे किसी के अगर वालिद फौत हुआ और उसका तकरीबन कोर्ट के अंदर कुछ पैसे पड़े हैं 10 लाख रुपया, अब वो कहते हैं जी ये ठीक है, हमें इसे कोई इतराज़ नहीं है, बयान हल्फी हम दे रहे हैं, आप हमारे बड़े भाई को वो अथराइज़ कर दें कि वो ये पेमेंट निकाल सके। तो बाद में हमें जो है ना ट्रस्ट है, भरोसा है कि ये हमारे दरमियान में ना इक्वल डिवाइड कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो वो अलग अलग बयान हल्फी लेके एक बंदा भी ये सारा प्रोसेस कर सकता है। लेकिन पहले सिविल कोर्ट से था, टाइम ज़्यादा लगता था। अब नादरा के पास भी इख्तियारात है, आप नादरा से भी जानशीनी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जब तक आप सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं लेंगे तब तक वो विरासत आपकी जो है आपस में तकसीम नहीं कर पाएंगे आप। जी जी सर, आपने तो सही तरीके से समझा दिए। इससे मेरे को याद है, ये हमारे जो शहबाज है ना, इसने सबसे हलफनामा लिखवाया था कि ये प्रॉपर्टी में ना सबको तो बराबर तकसीम करूँगा। सही है सर। बाद में सबसे बयान हल्फा लेके गए, बाद में जाके सारा अपने नाम करवा लिए। उसने जो स्टाम्प बनवाया था ना सर, उस पर खाली अपने ही नाम लिखवाया था, सबसे साइन करवा लिया था। ये ऐसा फ्रॉडी बंदा है। सही सही बोल रहा था ये जो है ना सारा पैसा ना पंजाब से लेके भाग के कराची आया। कराची आया है वो अलग बात है, कराची में आके एक बंदे के साथ और फ्रॉड कर दिया इसने। उससे बैग छीन के ले गया था। बाइक नहीं छीनी थी, पूरा घर ही छीन लिया था उस बेचारे से। अच्छा हाँ, कार भी छीन ली थी। हाँ कार भी पता कैसे छीनी थी। बोलते मैं डाउन पेमेंट दे के जा रहा हूँ। डाउन पेमेंट में क्या दे के गया था? अपनी टोपी दे के गया था। बोलता है मैं डाउन पेमेंट दे के जा रहा हूँ, बाकी मैं आके देता हूँ। उसके बाद से ये बंदा कागज़ लेके गाड़ी लेके शार्ट। सही सही बोल रहा है। मेरी जो दूसरी वाली टोपी थी ना, इसी ने चोरी करके ले आया था। वही दी होगी तूने। एक तो तुम है ना इतनी ठड़ियां झुकता करते हो, कसम ठड़ लगती भी मैंने विचकार बैग दाड़े ऐसी तो उनको नहीं चल रहा थोड़ी झुकता नहीं वजह तो मैंने ठड़ लगी वो आदमों मैंने तुसी डाकू के दोस्तों मैं जमा बना देता बे मैं उत्थे रोट रहा उत्थे रोकन रोट रहा तो मैं इत्थे बैठा होना लोट लोट के बेवकूफ़ हो यार। एक नंबर दे तुसी थे। हाँ भाई, शहबाज के लूटने से याद है सर, ये हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले बहुत लूट रहे हैं सर। इनका भी कोई टिप्स वगैरह बताएं हमें, ताकि हम जैसा बंदा भी कहीं आगे जाके अपना पैसा फंसाया तो कम से कम कामयाब। तो ये आजकल बड़ा इन लोगों ने अन्नी मचाई हुई है। असल में वामिक ये वाकई जो है ना एक बहुत बड़ा मसला है। हाउसिंग सोसाइटियों वाले काफ़ी फेक हाउसिंग स्कीम्स बना के लूट रहे हैं। लेकिन अब इसमें कुछ गलती हमारे क्लाइंट्स की भी है कि जब ये प्लाट ख़रीद रहे होते हैं, परचेज़ कर रहे होते हैं, तो जो इनको सच्ची बात बताता है ये उसकी तो मानते नहीं है। जो सब्ज़ बाग दिखा रहा है उसकी सुन मान के वहाँ से ये ले लेते हैं और फिर बाद में ये फंस जाते हैं। काफ़ी सारे मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखे हैं, बहुत सब बाग दिखा रहे होते हैं। अब कुछ चीज़ें जो है ना वो बंदा एक कॉमन सेंस से सोच सकता है कि मैं अभी प्लाट ले रहा हूँ और मुझे जो सामने एजेंट बैठा है या उनका जो स्टाफ बैठा है वो कह रहे हैं जी अभी आप लें तो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 8 महीने या 1 साल के बाद मैं आपका डबल प्रॉफिट के साथ सेल करूँगा। तो ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो वो प्लाट ले रहा है वो एंड यूज़र है, वो इन्वेस्टर नहीं है। इन्वेस्टर को फौरी फ़ायदा मिल जाता है 6 महीने से 1 साल में, लेकिन एंड यूज़र को नहीं मिलता। कम से कम 3 साल तक उसको अपना प्लाट होल्ड रखना पड़ता है, फिर वो सेल करता है। तो चले तब तक सोसाइटी के रेट बढ़ चुके होते हैं तो उसको फ़ायदा होता है। अच्छा, दूसरा फिर कुछ टिप्स मैं बता रहा हूँ अपने ये नाजरीन को कि जब भी आपने प्लाट ख़रीदना है किसी हाउसिंग सोसाइटी में तो 2-3 चीज़ें आपने चेक करनी है। सबसे पहले बिल्डर रजिस्टर्ड है या नहीं, कंपनी जो है बिल्डर की वो रजिस्टर्ड है या नहीं। सेकंड नंबर पे आबाद का मेंबरशिप सर्टिफिकेट है या नहीं। अच्छा, उसके बाद सोसाइटी पे हम आ जाते हैं तो सोसाइटी की एनओसी फॉर सेल चेक करनी है। मुतलका अथॉरिटी से जो भी अथॉरिटी लग रही है, KDA, SDL, DMDA, उस मुतलका अथॉरिटी की एनओसी फॉर सेल एंड एडवर्टाइजिंग होना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ एनओसीज़ और होती हैं, जैसे SBCA की है, K इलेक्ट्रिक की है, ये सुई गैस की है। खैर वो डेवलपमेंट के टाइम पे मैटर करती हैं। इनिशली फॉर सेल की एनओसी लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, फिर ये देखना कि एनओसी कितने एकड़ की है, इस चीज़ पे ज़रा देख लेना है। अगर 10 एकड़ से कम है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने सोसाइटी लॉन्च करनी है तो 10 एकड़ से ज़्यादा आपके पास ज़मीन होनी चाहिए। 10 एकड़ या 10 एकड़ से ज़्यादा है तो फिर तो मामला ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आपने ज़मीन को थोड़ा सा वेरीफाई करना है। जो बिल्डर ने ज़मीन परचेज़ की हुई है
उस ज़मीन पे कोई विरासती झगड़ा तो नहीं चल रहा, या आने वाले दिनों में कोई इनका जिसे लैंडलॉर्ड्स खरीदी है कोई विरासती झगड़ा तो नहीं होगा, कोई कोर्ट में तो केस नहीं चला जाएगा, कोई मतलब इसमें खानगी तकसीम तो नहीं हुई इस ज़मीन पे, या जो है मुश्तरका खाता तो नहीं है। ये कुछ चीज़ें आपने ज़मीन की भी जज कर लेनी है, उसके बाद जाके आपने प्लाट ये परचेज़ करना है उस सोसाइटी में। अच्छा सर, आपने तरीका तो बता दिया, लेकिन आप देखें ना, एक आम आदमी है, वो अगर ये सारी वेरिफिकेशन करने में लग जाएगा तो उसका तो 1 साल यहीं निकल जाएगा। अगर वो यही चीज़ें ज़मीन की वेरिफिकेशन करता है NOCs और अथॉरिटीज़ में जाएगा, वो पहले दिन उसको मुंह ही नहीं लगाएंगे, 15,000 देगा, 2-3 चक्कर लगाएगा, फिर उसका बात सुनेंगे, इस तरह तो उसका काफ़ी टाइम लग जाएगा और रेट उतनी देर में तो सोसाइटी के कहाँ पहुँच जाएंगे 1 साल में। इस तरह तो सामवादी का नुकसान हो रहा है ना सर, इसको कोई आसान सा तरीका बता दें। अच्छा शहबाज, पॉइंट तो बड़ा वैलिड तुमने पकड़ा है कि वाकई एक शख्स अगर ये सारी वेरिफिकेशन करता है तो उसको एक ठीक ठाक टाइम पीरियड भी चाहिए और पैसा भी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के इदारे इस तरह बात भी सीधी नहीं बताते, पैसा भी लगता है। तो इसका बेहतरीन हल फिर मैं आपको बता दूं। पहले तो आप मुझे ये बता दें कि अगर आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? सर ऑफ कोर्स डॉक्टर के पास जाता हूँ मैं, क्योंकि डॉक्टर जो है ना वो तुम्हारा हेल्थ कंसल्टेंट है, इसलिए तुम डॉक्टर के पास जाते हो। ऐसा तो नहीं होता ना कि तुम बीमार हुए और तुम कहो कि मैं 4 साल की जो है 5 साल की जो भी MBBS की डिग्री लेने चला जाऊं, पहले मैं किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लूं, यूनिवर्सिटी में, वहाँ से MBBS की डिग्री लूं, फिर मैं अपना इलाज करूँगा। ऐसा तो नहीं होता। नहीं सर, मैं अगर बीमार होता मैं इतना टाइम थोड़ी है कि मैं पहले डिग्री लेने जाऊँगा और फिर खुद अपना इलाज करूँगा। मैं तो ऑफकोर्स डॉक्टर के पास जाऊँगा और डॉक्टर मुझे डायरेक्ट कंसल्ट कर देगा, बस ये इतनी सी है। क्योंकि डॉक्टर तुम्हारा हेल्थ कंसल्टेंट। अच्छा आप बताओ, तुम्हारे साथ कोई लीगल इशू हो जाता है, कोर्ट से तुम्हें कोई लीगल नोटिस आ जाता है, तो उसका फिर तुम क्या करोगे? सर लीगल इशू आता है तो वो तो लॉयर्स ही देखते हैं, लॉयर्स के पास जाऊंगा, सीधी सी बात। जी बिल्कुल, तुम किसी वकील के पास जाओगे और उस वकील से उसकी सर्विसेज लोगे। ऐसा नहीं है कि तुम LLB की डिग्री लेने चले जाओ, क्योंकि अब वो जो वकील है वो तुम्हारा लॉ कंसल्टेंट है। लेकिन हमारे ये जो अवाम है ना, ये चीज़ भूल जाती है। प्रॉपर्टी खरीदते हुए अपना ये कंसल्टेंट मुकर्रर करते हैं, इनका चाचा, ताया, मामा, दोस्त का अब्बा, ठीक है, जिनका एक्चुअल में प्रोफेशन कोई और होता है, प्रॉपर्टी का पता ही नहीं होता। तो जब वहाँ से ये कंसल्टेंसी लेंगे, एक मोची जो जूते सिलाई करता है उससे जाके इंजेक्शन लगवाएंगे बजाय डॉक्टर के, तो सारी बात साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे। तो इसके लिए कंसल्टेंसी कंपनियां बनी हुई हैं, रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनीज हैं, जैसा कि स्टेट सेफ मार्केटिंग है, बेस्ट रियल एस्टेट कंपनी है। वहाँ पे जाएं, आप अपना मुद्दा बयान करें, मेरा बजट ये है और मैं प्लाट लेना चाह रहा हूँ, उस हिसाब से आपको वो प्रोजेक्ट सजेस्ट करेंगे। उस प्रोजेक्ट पे आप जो प्लाट आपने जिस तरह का लेना है उनको बताएं, वो आपको ख़रीद के परचेज़ करके देंगे। उसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी भी कबूल करते हैं और आफ्टर सेल सर्विसेज भी देते हैं। तो कंसल्टेंसी कंपनी इसीलिए बनाई गई हैं, क्योंकि जितना प्रोसेस मैंने बताया कॉमन मैन के लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो फील्ड में बैठा है उसके लिए इंतहाई आसान है। वो बिल्कुल अपडेटेड होता है। अब भले 200 किलोमीटर का एक टुकड़ा कराची टू हैदराबाद क्यों नहीं है, बीच में कोई एक ज़मीन कंसल्टेंसी कंपनी वालों से पूछें, सब उनको पता होता है उसका मालिक कौन है, कितने चाचे मामे हैं, क्या चक्कर चल रहा है, कौन सी सोसाइटी की NOC क्लियर है, कौन सी की नहीं है, वो सब जानते होते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट है आपको अच्छी प्रोवाइड करते हैं। जी सर, बहुत अच्छी बात की है, तो आपने बिल्कुल ये सही बात की है। लोग जब भी बीमार होते हैं या कोई लीगल इशू होता है, लॉयर या डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे अपने मसले हल करवाते हैं। लेकिन जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो खुद ही उस्ताद बन जाते हैं, चाचे मामू को साथ मिला लेते हैं और खुद ही कंसल्टेंट बन जाते हैं अपने ही। इस तरह वो प्रॉपर्टी खरीदते वक्त ख्याल नहीं रखते। ये तो बड़ी अच्छी आपने मशवरा दिया हमारी ऑडियंस को भी। तैयब कह रहा है जब मैं बीमार होता हूँ डॉक्टर के पास नहीं जाता हूँ, हकीम के पास जाता हूँ। असलम भाई सही तो कह रहा हूँ, हकीम ही तो कंसल्टेंट होता है। यार तेरा हकीम जो है मुझे पता है, हकीम बुलारी, उसके बाद मैं भी गया था किसी को लेके, वो साथ में जानवरों का डॉक्टर है, खोते नहीं होगा दवाई देती होता, बंदे नहीं होगा दवाई देता होता, चंगा हकीम तेरा कंसल्टेंट है यार। ठीक नहीं होते नहीं हकीम यार कंसल्ट करते हैं, लेकिन तेरे वाला ठीक नहीं है। तो ये बेटा देख के हकीमों के पास जाया करो। अच्छा नाजरीन, आज की प्रॉपर्टी कचहरी के सेगमेंट के बीच में हम लोगों ने बोला था कि हम लोग आस्क प्रॉपर्टी विद ESM का सेगमेंट भी लेके आएंगे। तो बाकायदा आस्क प्रॉपर्टी विद ESM के सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। आप लोगों के डिफरेंट कमेंट्स आते हैं, हम लोग उन कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करते हैं प्रॉपर्टी कचहरी के सेगमेंट के अंदर। तो अभी हम लोग आप लोगों के कमेंट रीड करेंगे एंड सर को दिखाएंगे और फिर सर उसका जितना डिटेल में जवाब हो सका वो दे देंगे। तो सर पहला जो आज सवाल हमारे सेगमेंट का वो साहब ने किया है प्रनाथ
भट्ट प्रनाथ भट्ट में साहब कहते हैं कि फर्द कटवाने के चार्जेस होते हैं या नहीं, ये पूछना चाह रहे हैं वो। अच्छा, एक तो पहले भी आप लोगों से कहा है कि जब कमेंट करते हैं तो साथ अपना नाम लिखा करें, क्योंकि आईडी का नाम आपने कुछ लिखा होता है। अब ये नाम मुझे तो प्रनाथ भट्ट समझ नहीं आ रहा, चले जो भी हैं। फ़र्द के बिल्कुल चार्जेस होते हैं। फ़र्द जब आप लेने जाते हैं तो इसके 350 रुपये चार्जेस होते हैं और 50 रुपये फ़ी खतूनी चार्जेस अलग से होते हैं। अगर तो एक्सप्रेस सर्विस चार्जेस लगे तो वो 1500 रुपये होंगे। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भाई साहब करते हैं इट्स अली 099 यानी कि अकाउंट का नाम है ये, कि साहब पूछना चाह रहे हैं कि रजिस्ट्री पर जो टैक्स और चार्जेस वगैरह लगते हैं तो ये कहाँ पे जमा होते हैं, ये ज़रा बता दें। अच्छा, दौरान रजिस्ट्री जो है ना, जो 3-4 किस्म के आपने टैक्सेस जमा कराने होते हैं वो बेतरतीब कुछ इस तरह आप जमा कराएंगे। अगर तो वो टैक्स है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ऑफिस चले जाएंगे, वहाँ जमा करा देंगे। अगर फ़र्द या इंतकाल, किसी किस्म का भी फ़र्द, किसी किस्म का इंतकाल, उसकी कोई फ़ीस आपने जमा करानी है तो वो द बैंक ऑफ पंजाब में जमा होगी। इसके अलावा अगर कोई FBR का टैक्स है, जैसे 236 के 236C एडवांस टैक्स या आपका ये कैपिटल गेन टैक्स, तो ये नेशनल बैंक में जमा होगा। अच्छा सर, ये एक और कमेंट है, ये मिस हैं, कोई पूछती हैं, सबू शाह नाम इन्होंने रखा हुआ है, ये पूछना चाह रही है कि कितने गज़ का एक मरला बनता है, ये तरह बता दें। जी मोहतरमा, असल में पंजाब में मरले होते हैं, कराची में गज़ होते हैं, तो उसका अगर हम हिसाब लगाएं तो 25 गज़ का एक मरला बनता है। मतलब अगर एक मरला पंजाब में है, कराची में उसके बराबर 25 गज़, और अगर पंजाब में 5 मरले हैं, कराची के अंदर बनेंगे 125 गज़। लेकिन ये देखना है मरला कौन सा है, 225 मुरब्बा फिट वाला, 272.25 वाला नहीं, 225 मुरब्बा फिट के हिसाब से जो 5 मरले आपके पंजाब के अंदर बनते हैं, अगर आप कराची आ जाते हैं तो वो पूरा 125 गज़ का प्लाट बनेगा, 120 गज़ का 5 मरले नहीं बनेगा। सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे भाई साहब अब्दुल रशीद साहब, ये पूछते हैं मुख्तारनामे पर फौजी कोटे का NOC कैसे मिल सकता है, ये ज़रा बताएं। जी अब्दुल रशीद साहब, असल में मुख्तारनामा जो है ना, ये एक्चुअल पावर ऑफ अटार्नी होती है। मुख्तारनामा 2 किस्म की होती है, मुख्तारनामा ख़ास या मुख्तारनामा आम। तो मुख्तारनामा ख़ास ये है कि किसी एक मकसद के लिए आप वो किसी को दे रहे हैं, जैसे कोई आपका घर है और उसका किसी को मुख्तारनामा आप सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ पे बिजली का मीटर लगवा देना, तो वो मुख्तारनामा ख़ास हो गया। अब उसके पास और कोई अथॉरिटी नहीं है, वो आपका वो घर रेंट पे नहीं चढ़ा सकता, बेच नहीं सकता। अच्छा, अगर किसी को मुख्तारनामा आप देते हैं कि सिर्फ रेंट पे चढ़ा दे तो मुख्तारनामा ख़ास हो जाएगा। लेकिन जिसको आप मुख्तारनामा आम देते हैं उसके पास सारी अथॉरिटीज़ चली जाती है, वो घर को बेच भी सकता है, किराए पे भी चढ़ा सकता है, बिजली का मीटर लगवाए, गैस का मीटर लगवाए। तो ये 2 ही किस्में होती हैं मुख्तारनामा ख़ास और आम की, बाकी इसमें फ़ौजी कोटा वगैरह कुछ भी नहीं होता। अच्छा सर, ये नेक्स्ट कमेंट है बाया जेंडर अननोन है, कोई पता नहीं है, ये सवाल पूछते हैं कि 1 एकड़ से कितने प्लॉट निकल जाते हैं, ज़रा ये बता दें। अच्छा बाया साहब, इसमें एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि 1 एकड़ से आपने पूछा कितने प्लॉट निकलते हैं, तो वो 1 एकड़ किस तरह है। असल में ना 1 एकड़ में अगर हम पंजाब में हैं तो 8 कनाल ज़मीन होती है 1 एकड़ के अंदर, 8 कनाल का 1 एकड़ बनता है। या मरले में अगर आप जाएं तो 160 मरला का 1 एकड़ बनता है। अगर हम कराची में आ जाएं तो यहाँ फिर गज़ का हिसाब होता है, तो 4840 गज़ का 1 एकड़ होता है। अब देखना है कि वो 1 एकड़ जिसमें आप पूछ रहे हैं कितने प्लाट निकलेंगे, वो है कहाँ पे, उसके अंदर कोई रोड तो नहीं गुजर रहा। अगर तो रोड नहीं बड़ा कोई 40 फुट का, 60 फुट का या 100 फुट का रोड नहीं गुजरता तो फिर गलियां आती हैं। अगर एक गली आप उसमें छोड़ते हैं 24 फुट के हिसाब से और एक पट्टी प्लाट की, और उसके बाद एक गली 24 फुट की, फिर पट्टी प्लाट की, इस तरह की आप वो कटिंग करते हैं तो तकरीबन 22 प्लाट आपके निकलते हैं 1 एकड़ में से, लेकिन गली का साइज़ 24 फुट हो तो नाजरीन, ये था हमारा आज का सेगमेंट आस्क प्रॉपर्टी विद ESM का। अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड सवाल पूछना है तो आप हमारे YouTube चैनल, Facebook पेज, हमारे TikTok अकाउंट, इनके ऊपर आप हमसे पूछ सकते हैं एंड आप हमें डायरेक्ट इनबॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। एंड इंशाल्लाह अपकमिंग बहुत जल्दी हम लोग आपको एक नंबर भी प्रोवाइड कर देंगे व्हाट्सएप, जिसके ऊपर अगर आपकी कोई भी क्यूरी है या कोई भी सवाल है प्रॉपर्टी के रिलेटेड तो आप वो उससे पूछ सकते हैं। यार शहबाज, हमारा हाउस देख अभी भी सो रहा है। हाँ। जैसे वो जानवर देखा नहीं, जो दरख्तों पे उल्टा लटक कैसे करके सोया रहता 24 गादड़ नहीं, कोला नाम है उसका। कोला? हाँ नहीं, मतलब
कोला ये केड़ा जानवर है पहली गल अब साड़ा होस्ट केड़ा उल्टा पखे नाल लटक सोता पे खैर मेरी यार मन पता उन सुती रूह है लेकिन चेयर पे बैठा हुआ है यार जानवरां नाल कंपेयर कीता कर होस्ट नु। नाजरीन ये था हमारा आज का प्रॉपर्टी कचहरी का सेगमेंट। आज के शेर की तरफ चलते हैं। सर से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आज का कोई शेर सुना दें अच्छा सा हमें। जी वामिक बिल्कुल आज का शेर सुनो। ये जो तुम वफादार लिए फिरते हो, ये जो तुम वफादार लिए फिरते हो, हमारी महफिल से निकाले हुए गद्दार हैं ये। सर क्या ही खूबसूरत शेर सुनाया सर। आज की नसीहत जो आप हमारे ऑडियंस को हर बार एक नसीहत करते हैं छोटी सी, आज की नसीहत भी करते चलें। जी वामिक क्योंकि हमारी फील्ड प्रॉपर्टी है तो एडवाइस भी प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं करूँगा। द बेस्ट टाइम टू बाय प्रॉपर्टी इज़ ऑलवेज 5 years अगो। जब भी किसी से पूछा जाए कि प्रॉपर्टी ख़रीदने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है तो वो कहेगा 5 साल पहले काश मैं ख़रीद लेता। उस वक्त रेट बड़े कम थे। गुलशन मेमार में 5 साल पहले मैं प्रॉपर्टी ख़रीद लेता तो रेट उस वक्त कम थे, मेरे बजट में आ जाती, उस वक्त नहीं ख़रीदी। अब 50 लाख का नेट कैश पे प्लाट है। तो जब भी प्रॉपर्टी आपने ख़रीदनी है तो आपने यही ज़हन में रखते हैं 5 साल पहले ख़रीद लेते, लेकिन अब भी टाइम क्या नहीं है। अब आप ख़रीद लें, 5 साल बाद आपको पछताना नहीं पड़ेगा कि काश 5 साल पहले ख़रीद लेता, उस वक्त बजट में आती। तो अब भी बजट में है, थोड़ा सा उस बजट को आप मैनेज करें, अब ख़रीदें ताकि 5 साल बाद जो है ना आप काश ना कह सकें। तो नाजरीन आज की प्रॉपर्टी कचहरी का अख्ताम हम लोग इसी खूबसूरत नसीहत के साथ करेंगे। प्रॉपर्टी कचहरी का आपने आज का सेगमेंट देख लिया और उसके बीच में आज प्रॉपर्टी विद ESM भी आपने देख लिया। तो इंशाल्लाह हम लोग इसको मजीद एज पर प्रॉमिस जो हमने बोला था बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, वो हम लोग इसको पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड हम लोगों ने आज कुछ स्टेप्स भी लिए हैं इसको इंशाल्लाह बेहतर कराने के लिए। तो फर्दर आपको इंशाल्लाह इसके अंदर बेहतरी नज़र आएगी। और कोई भी आपके जहन में अगर प्रॉपर्टी कचहरी को बेहतर करने के मुतालिक कोई भी आपके जहन में पॉइंट है तो वो आप हमें बता सकते हैं, हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये था आज का प्रॉपर्टी कचहरी का सेगमेंट। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी कचहरी के सेगमेंट में। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।